जादुई विशाल राक्षस वर्सेस ट्रैक्टर रोबोट। दिलीप एक होनहार रोबोटिक साइंटिस्ट था। उसने अपनी मेहनत से एक ट्रैक्टर रोबोट बनवाया था। ट्रैक्टर रोबोट उसने बेहद ही नई तकनीक से बनाया था। ट्रैक्टर रोबोट इंसानों के जैसे बोलता भी था। दिलीप अपने ट्रैक्टर रोबोट से हर किसी की मदद करते रहता था। एक दिन शहर के पास वाले जंगल से कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। रोबो, मुझे नए खतरे का एहसास हो रहा है। चलो हम उस खतरे को शहर में आने से पहले ही रोक लेते हैं। दिलीप रोबो को लेकर जंगल आता है। जंगल के बीचों बीच आकर एक डिवाइस से वो खतरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वहां अचानक से काली रोशनी आती है और वो रोशनी दिलीप को अपने साथ ले जाती है। इधर रोबो दिलीप के लिए परेशान हो जाता है। आखिर ये काली रोशनी कहाँ से आई और मेरे सर को कहाँ लेकर गई? मेरा डिवाइस काली रोशनी को कैप्चर भी नहीं कर पा रहा। रोबो अपने सारे पावर, अपने सारी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। रोबो वहीं पर रुककर मॉनिटर में कुछ सर्च करने लगता है। इधर दिलीप काली रोशनी के साथ एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है, जहां उसे एक राजकुमारी मिलती है। वो राजकुमारी दिलीप को देखकर कहती है, तुम तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ, लगता है तुम्हें महाराज ने ही भेजा होगा। क्या? कौन महाराज? मैं ये तो कुछ नहीं जानता। और तुम ऐसे राजकुमारी के जैसे तैयार होकर किसी फैंसी कंपटीशन में जा रही हो क्या? तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? महाराज को पता चल गया ना तो वो तुम्हारा सर कलाम कर देंगे। राजकुमारी की बातें सुन दिलीप को हंसी आती है। तभी वहां वो विशाल जादुई राक्षस आता है। राक्षस का रूप देखकर दिलीप घबरा जाता है। तब दिलीप डर के मारे भागने लगता है, पर वो घूमकर फिर राक्षस के सामने ही आ जाता है। राक्षस डरावनी हंसी के साथ कहता है, मूर्ख इंसान, तू मुझसे भाग नहीं सकता और ना ही राजकुमारी को यहाँ से मुक्त कर सकता है। ये सब सुनकर दिलीप का तो सर ही चकरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब राक्षस दिलीप को मारने जाता है कि तभी वहां रोबो आता है। रोबो को देखकर दिलीप के जान में जान आती है। रोबो राक्षस से लड़ाई करता है, पर वो जादुई विशाल राक्षस के सामने टिक नहीं पा रहा था। तब वो दिलीप से कहता है, सर, इस राक्षस को मारना मुश्किल है। हमें जल्दी से जल्दी इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। तभी रोबो राक्षस को चकमा देकर दिलीप और राजकुमारी को लेकर उस दुनिया से ही बाहर निकल आता है। राजकुमारी शहर को देखकर चौंक जाती है। तभी रोबो कहता है, सर, राजकुमारी इस दुनिया की नहीं है, इसलिए उन्हें यह सब नया लग रहा है। आपके गायब होने के बाद मैंने सब सर्च किया, तब जाके मुझे इसके बारे में जानकारी पता चली। दरअसल राजकुमारी की आने वाली संतान से राक्षस का अंत होने वाला था, इसलिए राक्षस ने राजकुमारी को अगवा किया था। अब दिलीप और रोबोट दोनों भी मिलकर राजकुमारी को उसी की दुनिया में भेजने का प्रबंध करने लगते हैं। तब इसी बीच राक्षस भी उनके पीछे शहर आ जाता है। राक्षस शहर आकर तबाही मचाने लगता है। सारा शहर तबाह हो रहा था। तभी रोबो कहता है, सर, वो विशाल राक्षस शहर में भी आ गया। अब इस राक्षस से कैसे राजकुमारी को बचाए? वो इस तरह बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक जादूगर प्रकट हो जाता है और वो कहता है, इस राक्षस का अंत बस राजकुमारी की ही संतान कर सकती है, पर हाँ, हम उस राक्षस को रोक सकते हैं। मेरे पास इसका एक उपाय है। रोबो, कैसे भी करके उस राक्षस को जंगल के सूखे कुएं के पास लेकर जाओ। जादूगर के कहने के हिसाब से वो रोबो राक्षस के सामने आता है। राक्षस गुस्से से रोबो पर हमला करता है। रोबो राक्षस से लड़ते लड़ते उसे जंगल के कुएं तक लेके जाता है। रोबो अब अपना भारी पंजा राक्षस को मारता है। तब वो राक्षस कुएं में गिर जाता है। ऊपर से जादूगर मंत्र बोलकर राक्षस को उसी कुएं में कैद कर लेता है। इस तरह से वो राजकुमारी बच जाती है। राजकुमारी तब सबका धन्यवाद करती है। आप सबने मेरी जो मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूलाऊंगी। और हाँ राक्षस, जल्द ही मेरा बेटा तुझे खत्म करने जरूर आएगा। तब तक इसी कुएं में आराम कर। ये कहकर राजकुमारी अपनी दुनिया में चली जाती है, तो जादूगर भी उधर गायब हो जाता है। अरे रोबो, आज का ये तजुर्बा तो बड़ा ही अजीब था। मुझे तो पता भी नहीं कि ऐसी भी चीजें होती है संसार में। रोबो, अब हमें खतरे से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
दिलीप और रोबो हंसते हुए वहां से घर चले जाते हैं। इसी तरह से दिलीप हमेशा सब लोगों की मदद करने में अपना जीवन बिताने लगता है। बैम्बू रोबोट स्विमिंग पूल में जाल। एक दिन की बात है, एक जादूगर तांत्रिक भेष बदलकर रात के समय में गांव में घुस आता है। वो अपनी जादू से गांव वालों को सुला देता है और सारे गांव वालों के पैसे और जेवर चुरा कर भाग जाता है। सवेरे सारे गांव वाले चोरी की वजह से चिल्लाने लगते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर बात करने लगते हैं। अरे सबके घरों में चोरी हुई है, इसका मतलब ये काम करने वाला कोई एक नहीं बल्कि चोरों का गैंग है। लगता है हमें पुलिस में इसकी तकरार करनी पड़ेगी। तब कुछ गांव वाले पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की कंप्लेंट करते हैं। पुलिस भी अलर्ट होकर चोर को ढूंढती है, पर उन्हें चोर या उसका सुराग भी नहीं मिलता। ऐसे में एक दिन मनोज जंगल जाता है। तब उसे एक साधु पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। साधु को देखकर उसे कुछ याद आता है। अरे ये तो वही साधु है जो हमारे गांव आया था और उसी रात गांव में चोरी भी हुई थी। उस वक्त तो इस साधु पर शक नहीं हुआ, पर आज पता नहीं क्यों मुझे यह साधु ढोंगी साधु लग रहा है। ऐसा सोचकर मनोज उस साधु के पास आता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए साधु को भला बुरा कहने लगता है। उन्हें चोर चोर कह के पुकारता है, पर तब साधु तपस्या में था। वो किसी की बात का जवाब भी नहीं देता है। तब मनोज पत्थर से साधु का सर फोड़ देता है। तब साधु अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से कहता है, मूर्ख बालक, मुझ जैसे साधु को चोर कहने की जुर्रत कैसे की? मैं मेरे श्राप से तुझे भस्म कर सकता हूं। तब साधु गुस्से में अपनी आंखों से आग बरसाते हुए मनोज के पास आग लगाता है। यह देख मनोज डर जाता है और साधु से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मुझ जैसे नादान बालक को माफ कर दो। आप अगर इतने ही ज्ञानी हो तो उस चोर को पकड़ने में मेरी मदद करो। तब मनोज चोरी की बात साधु को बता देता है। तब साधु कहता है, पास में जो बांबू के पेड़ है उन्हें काट कर लाओ और उससे एक बांबू रोबोट बनाओ। बाद में बताता हूं क्या करना है। तब मनोज बांबू तोड़कर लाता है और उनसे एक रोबोट बनाता है, पर वो तो सिर्फ एक रोबोट का ढांचा था। ये देख मनोज कहता है, साधु जी, ये तो निर्जीव रोबोट है, ये कैसे चोर को पकड़ कर लाएगा? ये थोड़ी ना कोई असली रोबोट है। मुझ पर भरोसा रख मानव, यही बांबू रोबोट चोर को पकड़ कर लाएगा। साधु उस बांबू रोबोट पर कुछ मंत्र फूंकता है। मंत्र फूंकने के बाद वो रोबोट काम करना शुरू करता है। मनोज रोबोट को चलता फिरता देख बहुत खुश हो जाता है। वो साधु का धन्यवाद करता है और बांबू रोबोट को लेकर गांव आता है। मनोज गांव में सबको बैम्बू रोबोट और साधु के बारे में बता देता है। रात होते ही जो बैम्बू रोबोट शांत था वो अजीब हरकतें करने लगता है। वो गांव वालों के ऊपर ही हमला करने लगता है। मनोज बैम्बू रोबोट की यह हरकत देख चौंक जाता है और वो तुरंत साधु के पास जाता है। साधु जी, जो बैम्बू रोबोट आपने दिया था वो हम गांव वालों को ही मार रहा है। उस बैम्बू रोबोट को रोक लो साधु जी। तब साधु अपनी आंखें बंद करके असलियत जानने की कोशिश करता है। तभी साधु को जादूगर का चेहरा दिखाई देता है। साधु जादूगर की चालाकी समझ जाता है। वो मनोज से कहता है, क्या गांव में कोई स्विमिंग पूल है? जी साधु महाराज, पर आप क्या अभी नहाने की सोच रहे हो? अरे चुप कर मूर्ख, जाकर उस पूल को पानी से भर दो और उस बांबू रोबोट को स्विमिंग पूल तक लेके आओ। तभी बांबू रोबोट भी काबू में आएगा और असली चोर सामने आएगा। मनोज तुरंत स्विमिंग पूल पानी से भर देता है और बांबू रोबोट के सामने आकर उसे ललकारने लगता है। मनोज की हरकतों से बांबू रोबोट गुस्से में आता है। बांबू रोबोट मनोज के पीछे लग जाता है। तब मनोज भागते हुए स्विमिंग पूल के पास आता है। बांबू रोबोट भी मनोज के पीछे भाग रहा था। बांबू रोबोट को पता नहीं था कि सामने स्विमिंग पूल है। तभी मनोज पूल के पास से हट जाता है और बांबू रोबोट स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जैसे ही रोबोट पानी में गिरता है वैसे ही जादूगर की बुरी आत्मा उससे बाहर निकल आती है, जिसे देखकर गांव वाले और मनोज चकित हो जाते हैं। तभी वहां साधु आता है और कहता है, सुनो गांव वालों, गांव में जो कुछ हो रहा था उसके पीछे ये बुरे जादूगर की आत्मा थी। इसने मेरा रूप लिया और गांव में आकर चोरी की। मेरे बांबू रोबोट में भी इसकी आत्मा गई थी
इसीलिए ये बाम्बू रोबोट बेकाबू हो गया था। पर जादूगर, मुझे तुम्हारी कमजोरी पता थी, इसलिए तो मैंने ये सब किया। ये सुनकर वो आत्मा कहने लगती है, साधु जी, अब मैं भी इस दुनिया से मुक्त होना चाहता हूँ। मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। साधु जी, कृपया करके आप मुझे मुक्त कर दीजिए। तब साधु कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है, जिस वजह से जादूगर की आत्मा मुक्त हो जाती है। सारे साधु का धन्यवाद करते हैं। तब साधु बैम्बू रोबोट को पानी से बाहर निकालता है और उसे फिर से ठीक कर देता है। बैम्बू रोबोट को मनोज के हवाले करके साधु वहां से चला जाता है। अब मनोज बैम्बू रोबोट से गांव वालों की मदद करते हुए खुशी से गांव में रहने लगता है।